3 दिसंबर 1984 की रात सेंट्रल इंडिया का शहर भोपाल एक सीवियर इंडस्ट्रियल डिजास्टर का सामना करता है। ये घटना आगे चलकर भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है और आज भी इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट माना जाता है। इस हादसे का केंद्र था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का पेस्टिसाइड प्लांट, जहां एग्रीकल्चर केमिकल 7 का प्रोडक्शन किया जाता था। 7 बनाने में जिस मुख्य केमिकल का इस्तेमाल होता था वो था मेथिल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में MIC कहा जाता है। MIC एक हाईली टॉक्सिक और एक्सट्रीमली रिएक्टिव केमिकल है, जिसे लिक्विड फॉर्म में कंट्रोल टेम्परेचर और स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंडीशंस में स्टोर करना जरूरी होता है। शुरुआत में MIC को यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन 1970 के दशक में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल प्लांट में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग और बल्क स्टोरेज शुरू कर दिया। इसके लिए फैक्ट्री परिसर में जमीन के नीचे 3 लार्ज स्टोरेज टैंक्स बनाए गए थे। इन टैंक्स में से एक का नाम था E610। कंपनी सेफ्टी मैनुअल्स के अकॉर्डिंग इस टैंक को केवल 50% कैपेसिटी तक ही भरना था और बाकी स्पेस में नाइट्रोजन गैस मेंटेन की जानी थी ताकि मॉइस्चर या वाटर टैंक के अंदर एंटर ना कर सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एक्सीडेंट वाली रात टैंक E610 लगभग 75% तक भरा हुआ था। इसमें करीब 42 टन MIC मौजूद थी और नाइट्रोजन गैस प्रेशर काफी समय से क्रिटिकली लो था। 3 दिसंबर की रात लगभग 12:05 पर फैक्ट्री वर्कर्स को एक अनयूजुअल स्मेल महसूस होती है। वर्कर्स तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं। इनिशियल इंस्पेक्शन में एक माइनर पाइप लीक आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे रूटीन इशू मानकर सीरियस नहीं लिया जाता। फैक्ट्री में ऐसे स्मॉल लीक्स पहले भी कई बार हो चुके थे। कुछ ही देर बाद टैंक के अंदर प्रेशर तेजी से इंक्रीज होने लगता है। कंट्रोल रूम में लगे प्रेशर गेजेस एबनॉर्मल रीडिंग्स दिखाते हैं, लेकिन स्टाफ अज्यूम करता है कि गेजेस फॉल्टी है। विद इन मिनट्स टैंक E610 का इंटरनल प्रेशर डेंजरसली हाई लेवल तक पहुंच जाता है। ऊपर बनी कंक्रीट स्ट्रक्चर में वाइब्रेशंस महसूस होने लगती हैं और उसमें विजिबल क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। लेटर इन्वेस्टिगेशन से ये क्लियर होता है कि टैंक के अंदर किसी तरह वाटर एंटर हो चुका था। MIC जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है वो वायलेंट केमिकल रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन से हीट और प्रेशर रैपिडली बढ़ता है, जिससे लिक्विड MIC बड़ी मात्रा में टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट होकर बाहर निकलने लगती है। फैक्ट्री में इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए 3 मेजर सेफ्टी सिस्टम्स इंस्टॉल्ड थे। पहला था गैस स्क्रबर, जिसका काम लीक्ड MIC को केमिकली न्यूट्रलाइज करना था, लेकिन एक्सीडेंट के समय यह सिस्टम ऑपरेशनल नहीं था। दूसरा सिस्टम था फ्लेयर टावर, जिसका काम गैस को बर्न करके एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना था, लेकिन उसका क्रिटिकल कनेक्टिंग पाइप पहले ही रिमूव किया जा चुका था। तीसरा और आखिरी सिस्टम था वाटर स्प्रे, जिससे गैस को सेटल किया जाना था, लेकिन वाटर हॉज चिमनी तक रीच नहीं कर पाई। करीब 1 बजे रात को फैक्ट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है और सायरन्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। उस समय हवा नॉर्थ डायरेक्शन से चल रही थी, जिसकी वजह से टॉक्सिक गैस तेजी से भोपाल के डेंसली पॉपुलेटेड सदर्न एरियाज की तरफ फैलने लगती है। MIC एयर से हैवियर होती है, इसलिए ये गैस ग्राउंड लेवल पर ही फैलती चली जाती है और रेसिडेंशियल एरियाज में एंटर कर जाती है। जैसे ही गैस लोगों के कांटेक्ट में आती है, इमीडिएट सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। आंखों में सीवर इरिटेशन, तेज खांसी, सांस लेने में डिफिकल्टी और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। कई लोग पैनिक में घरों से बाहर भागते हैं, लेकिन तेज सांस लेने की वजह से वे और ज्यादा टॉक्सिक गैस इनहेल कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स बहुत जल्दी ओवरक्राउडेड हो जाते हैं। डॉक्टर्स को इनिशियली ये क्लियर नहीं होता कि गैस अमोनिया है, फॉस्जीन है या MIC। सही इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना बेहद मुश्किल हो जाता है। MIC बॉडी में जाकर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे लंग्स के एयर पैसेजेस धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं और ऑक्सीजन एक्सचेंज रुक जाता है। रात 3 बजे तक डेथ टोल इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि बॉडीज को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार सिर्फ पहली रात में लगभग 3000 लोगों की मौत हो जाती है। आने वाले दिनों और महीनों में ये संख्या बढ़कर 20,000 से 25,000 तक पहुंच जाती है, जबकि लगभग 5 लाख लोग इस गैस के एक्सपोजर से प्रभावित होते हैं। अगली सुबह जब हालात कुछ क्लियर होते हैं तो पूरा शहर बदला हुआ दिखाई देता है। सड़कें खाली हैं, कई जगह जानवरों की लाशें पड़ी हैं और चारों तरफ एक भारी सन्नाटा फैला हुआ है। ये डिजास्टर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन चुका होता है। The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer.
At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. The enormity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday. एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल सिस्टमिक फेलियर सामने आते हैं। टैंक का ओवरफिल्ड होना, नाइट्रोजन गैस की एब्सेंस, फॉल्टी वाल्व्स और स्टॉपर्स, नॉन फंक्शनल सेफ्टी सिस्टम्स और पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस इस हादसे की बड़ी वजह मानी जाती हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कंपनी ने कॉस्ट कटिंग मेजर्स के चलते सेफ्टी रिलेटेड खर्चों में कटौती की थी। इसके अलावा 1981 से 1984 के बीच इसी प्लांट में कई बार गैस लीक्स की इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुकी थी, जिन्हें एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया गया। लीगल लेवल पर यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को इंडिया में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें बेल मिल जाती है और वे देश छोड़कर चले जाते हैं। बाद में वे कभी भारत वापस नहीं आते। 1990 में यूनियन कार्बाइड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच $470 मिलियन में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। साल 2010 में कुछ इंडियन ऑफिशियल्स को नेग्लिजेंस के मामलों में माइनर पनिशमेंट दी जाती है। आज भी भोपाल का ये प्लांट एबंडन हालत में खड़ा है। कई साइंटिफिक स्टडीज में आसपास की जमीन और ग्राउंड वाटर में टॉक्सिक कंटेमिनेशन पाई गई है। जो लोग इस हादसे में जीवित बचे वे आज भी लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी को आज इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के सबसे गंभीर उदाहरणों में गिना जाता है। ये घटना ये दिखाती है कि हाई रिस्क इंडस्ट्रीज में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज करने के कॉन्सिक्वेंसेस कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये तस्वीरें कोई फिक्शन नहीं है, ये रियल फोटोग्राफ्स है, रियल जमीन की, रियल पानी की और रियल लोगों की जिंदगी की। भोपाल गैस त्रासदी को हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी खत्म नहीं हुए। साइंटिफिक स्टडीज साफ दिखाती हैं कि आसपास की सॉइल और ग्राउंड वाटर आज भी टॉक्सिक है। यानी हादसा सिर्फ 1984 में नहीं हुआ, वो आज भी चल रहा है। जो लोग उस रात जिंदा बचे वे आज भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जी रहे हैं। कई पीढ़ियां ऐसी हैं जिन्होंने गैस नहीं देखी, लेकिन उसका असर इनहेरिट किया है। फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं, फाइल्स क्लोज हो सकती हैं, सेटलमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन डैमेज रिवाइंड नहीं होता। भोपाल आज भी एक सवाल है कि जब डेवलपमेंट और प्रॉफिट की कीमत इंसानी जिंदगी हो तो उसे एक्सीडेंट कहा जाए या क्राइम। हिस्ट्री हमें सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती, बल्कि रिपीट न करने के लिए होती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके असर आज भी जिंदा है।